क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस where sigma plus is greater than sigma minus intersect at right angle. Which of the following best represents the electric field lines for this system? देखिए, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और माइनस चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करता है। अब तुम देखो कि अगर ये मान लो अगर ये प्लस चार्ज का सीट है और ये माइनस चार्ज का सीट है, अगर ये सिग्मा प्लस है और ये सिग्मा माइनस है तो सिग्मा प्लस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलेगा। सिग्मा प्लस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है। और सिग्मा माइनस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस इंटर करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस इंटर करेगा, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस इंटर करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपको फिगर कुछ ऐसे बनाना है कि यहां से प्लस से फील्ड निकलता हुआ दिखाई दे और वो भी परपेंडिकुलर हो। प्लस से फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलता हुआ दिखाई दे और माइनस पे यही फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली इंटर करता हुआ दिखाई दे। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो इसलिए अगर तुम फिगर बनाओगे ना तो कुछ इस तरह का फिगर आने वाला है, ऐसा, ठीक है। इधर से ऐसे निकलेगा और इधर जाके ऐसे टर्मिनेट करेगा। इधर से ऐसे निकला मान लो तो ये ऐसे जाके इस पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेगा। इधर से ऐसे निकला तो ये परपेंडिकुलरली इस पे टर्मिनेट करेगा। इधर से ऐसे निकला तो ये परपेंडिकुलरली जाके इस पे टर्मिनेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। और इससे मिलता जुलता ऑप्शन वहां पे तलाशने का कोशिश कीजिए तो आपको इस तरह का ऑप्शन आपको बी में दिखेगा। बी में दिखेगा नहीं, डी में दिखेगा। डी में, डी में आपको दिख रहा है कि हाँ परपेंडिकुलर भी है और साथ में प्लस से निकल रहा है, माइनस पे टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन। लिखा है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E naught 1 minus ax square in the x direction where a and E naught are constant. Initially the particle was at rest. Initially the particle was at rest at x equals to 0. Other than the initial position, the kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin is. देखिए भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगा। ये तभी होगा जब उसका स्पीड 0 हो। लिखा है इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0। देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 पे बोलते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। दोबारा से वो रेस्ट में कहाँ आएगा वो तुमको बताना है, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स QE हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE बाई m। तो A का इक्वेशन हो गया Q बाई m और E का इक्वेशन था ऊपर में E नॉट 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। E नॉट 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हुआ Q E नॉट बाई m 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलो, हम लोग को पूछा गया कि कहाँ ये स्पीड फिर से 0 होगा। तो हम लोग इसको v का इक्वेशन x के टर्म में निकालते हैं। तो क्या हम एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हैं। v dv बाई dx इज इक्वल्स टू Q E नॉट बाई m 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। आप इसको लिखते हैं v डॉट dv इज इक्वल्स टू Q E नॉट बाई m 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv is Q E नॉट बाई m इंटीग्रेशन 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डॉट dx। बस अब हम ये इंटीग्रेशन छोड़ेंगे।
इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। किसी एक फिर से जगह पर, अब इसको 0 से 0 लेके चलना होगा। इनिशियल ये 0 था, फाइनल भी तो 0 ही आ रहा है, हमको रोकना है, ठीक है। या रुको, हम लोग इनिशियल 0 से स्टार्ट करके भी का इक्वेशन बनाते, बाद में भी की जगह 0 पुट करेंगे, हाँ। और यहाँ पे आता है 0 से लेके कोई एक x तक, तो ये हो गया हम लोग का v²/2 लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ हो गया q E0/m, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, और अल्फा x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x पे पावर 3/3 आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, बॉडी पार्टिकल पार्टिकल कम्स इन रेस्ट, पार्टिकल कम्स इन रेस्ट, तो भी का वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू q E0/m x माइनस अल्फा x³ 3, सही है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस अल्फा x³ 3 है वो 0 होगा। सो x इज इक्वल्स टू अल्फा x³/3, ये x से ही अल्फा x³ का वैल्यू में कट के यहाँ 2 आ जाएगा, तो आप लिखते हैं 3/अल्फा इज इक्वल्स टू x², या फिर आपके x का वैल्यू होता है √3/अल्फा, √3/अल्फा, जरा मैच करो तो भाई देखो आ रहा है √3/अल्फा, हाँ भाई ऑप्शन है √3/अल्फा, ये सी ऑप्शन, ठीक है। अल्फा बोलो या ए बोलो, जैसा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। ई से हम लोग पहले फोर्स निकाले, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाले, फिर एक्सेलरेशन के इक्वेशन को v इंटू dv/dx लिख के यहाँ से v का इक्वेशन निकाले, पार्टिकल को रेस्ट में लाना था तो v के जगह पे 0 पुट करके x निकाले, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन 28, लिखा है चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज क्यू मूव्स अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v0, when it passes through the origin it enters a region having uniform electric field E equals to minus E j cap, which extended up to x equals to d. Equation of path in the region x greater than d. Equation of path in the region x greater than d. Just a minute. सबसे पहले तो हमको यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा, जब ये डी रीजन को पार कर रहा है तो थीटा निकालना पड़ेगा, डी रीजन को पार कर रहा है तो थीटा निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमको y इक्वल्स टू mx प्लस c का कंसेप्ट लगाना है। सी दिस केयरफुली। यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, ये y है, भाई ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विथ वेलोसिटी v0, तो थोड़ा हमको लगता है 10 क्वेश्चन पहले ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, मास m, अगर फील्ड इंटेंसिटी ई नीचे की तरफ है, अगर फील्ड इंटेंसिटी ई नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक्सलरेशन आएगा, तो नीचे की तरफ का फील्ड इंटेंसिटी ई है, फोर्स भी नीचे लगेगा, एक्सलेशन भी नीचे होगा, नीचे बोलने का मतलब है निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ज के मोशन को देखेंगे, कंसिडरिंग
मोशन अलोंग वाई एक्सिस, याद रखना नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। तो आपका जो फोर्स वाई में आएगा वो होगा क्यूई। अगर आप लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू ई जे कैप। तो एक्सलेशन अलोंग वाई होगा माइनस क्यू ई बाई एम एंड जे कैप। देखिए भाई, फेंकते समय जो भी वेलोसिटी था वो एक्स में था, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 आएगा। ठीक है। अब आप सोचिए कि आखिर इसको पार करने में कितना समय लगा। टाइम टेकन बाई चार्ज इन क्रॉसिंग दैट रीजन, उस रीजन को पार करने में कितना समय लगा। तो देखो, एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नॉट। एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो सीधा सीधा जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इतना समय लगेगा। इन दिस टाइम आखिर वो कितना वेलोसिटी वाई में गेन किया, ये निकालो। इन दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along y एक्सिस, ऑब्वियसली नेगेटिव y एक्सिस। तो आप यूज किए वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस एक्सलेशन वाई एन टी, तो ये टर्म 0 है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन के हिसाब से जाओगे तो माइनस क्यू ई बाई एम है, और टाइम आपका लगा है डी बाई वी नॉट। तो जो वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है माइनस क्यू ई डी बाई एम वी नॉट। फिगर में चलिए, यहीं से आपको थीटा मिलने वाला है। समझिएगा, जैसे हम फिगर बना रहे हैं, यहां से ऐसे घूमते हुए जाएगा यहाँ। जब यहां से ये बाहर आ रहा होगा ना, जब यहां से ये टेंजेंशियली ऐसे बाहर आ रहा होगा, जब इस पॉइंट से ये टेंजेंशियली ऐसे बाहर आ रहा होगा, तो इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स में होगा। एक मिनट, जस्ट कॉल है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोगों का कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारे पास एक है वेलोसिटी अलोंग एक्स जो एक्चुअली वी नॉट के बराबर है, और एक है वेलोसिटी अलोंग वाई जो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है। तो अगर तुम गौर करो तो ये वो जगह था जहां एक्स 0 था, ये वो जगह था जहां एक्स डी था, और हम लोग को एक्स ग्रेटर देन डी में ट्रेजेक्ट्री बताना है। तो ट्रेजेक्ट्री तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। इस स्ट्रेट लाइन का जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनता है, अगर ये हमको tan थीटा यहाँ पे चाहिए, तो tan थीटा के लिए हम यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x ले लेंगे, क्योंकि y कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है। तो मेरे पास tan थीटा आया, y कंपोनेंट था अपना, y कंपोनेंट था वेलोसिटी का q e d बाई एम बी नॉट, q e d बाई एम वी नॉट, और x कंपोनेंट है वी नॉट। तो मेरे पास इस tan थीटा का वैल्यू आ रहा है q e d बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। अब देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का सिंपल फंडा है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हम लोग लेके चलते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा हम ऑप्शन पे गौर करना चाहेंगे। हम्म, एक चीज और हमको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे आखिर ये डिस्टेंस कितना है, ये y वाला पार्ट कितना है, ये एस वाई कितना है। थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, तभी ना हम इस y इंटरसेप्ट को लेंगे। चलिए ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं, सी दिस केयरफुली। देखिए इसको, क्या हम उस एस वाई के लिए यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा सकते हैं। यू वाई वाला टर्म तो 0 है, प्लस हाफ
एक्सेलेरेशन में अपना क्या आया था, एक्सेलेरेशन में आया था QE/m, और टाइम में क्या आया था, L/V0, सॉरी D/V0। टाइम में आया था D/V0 का स्क्वायर। तो आपका जो SY आ रहा है वो है QE D²/2m V0 का स्क्वायर, ये SY है। अब आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा एक फिगर बनाते हैं। एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये अपना वाई एक्सिस हुआ। यहां से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सोच रहे सब। ये पॉइंट है x = D, ये पॉइंट है जहां ये यहां से यहां तक नीचे है SY के बराबर। इस लाइन का हॉरिजेंटल से एंगल है थीटा, वो थीटा भी निकल चुका है। अब आखिर हम लोग इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या लिखें? देन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y = mx + c। m का मतलब होता है स्लोप, वो तुम लिख लोगे tan थीटा से, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट आप इधर निकाल चुके हो, ठीक है। ये वाला यूज करो इन दोनों को, देखो कोई ना कोई ऑप्शन आपका प्रॉपरली मैच कर जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपका प्रॉपरली यहाँ पर मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, वापस से हम आपको फिगर पे ले चलते हैं, वहां कुछ और एक्स्ट्रा है जो समझाना है। अगर तुमसे इस रीजन के अंदर, कहने का मतलब 0 से लेके अगर D के बीच तुमसे कोई पूछता ना, तो ये पाथ होता पैराबोलिक, ये पाथ होता पैराबोलिक। लेकिन अगर तुमसे कोई x > D पूछ रहा है, तो ये पाथ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के अपना दिमाग दौड़ाना है कि कहाँ से क्या कैसे पूछा जा रहा है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ये पार्ट वाइज पार्ट है। चलो इतना सेव कर लेते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 में लिखा है, shown in the figure is a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1 and the outer radius is R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that the transverse voltage del V developed between the inner and outer surface due to purely kinetic effect of moving electrons. Ignore any role of the magnetic field due to current. देन फिगर को सिस्टमेटिक डायग्राम दिया है, वो स्केल पे नहीं है, एंड सो ऑन। एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिगर को थोड़ा बड़ा, करंट है तो पहले हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, फिर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ेगा। इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे बढ़िया है यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट आप सपोज करें। एलिमेंट्री पार्ट इस तरह का सेमी सर्कुलर रिंग होगा, ऐसा सेमी सर्कुलर। इसका अपना खुद का रेडियस आप x मान ले, और इसका जो थिकनेस है, जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो dx है। ये dx। तो इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ, दैट स्मॉल एरिया इज थिकनेस इंटू dx, और इसका जो लेंथ होता है वो कितना हुआ, तो पाई इंटू एक्स, पाई आर। तो उसका स्मॉल रेजिस्टेंस लिखो। चलो हो गया, फिर कहते हैं यहाँ से।
तो जो उसका स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर होगा, रो इंटू रो एल बाई ए। तो एल के जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई एक्स, और ए की जगह पे लिखेंगे थिकनेस इंटू डी एक्स। लेकिन जरा गौर कीजिए कि ऐसा जितना भी स्ट्रिप्स है वो सब एक दूसरे के साथ यहां से यहां तक पैरेलल में कनेक्टेड है, सब पैरेलल में। क्योंकि सबका नीचे वाला एंड एक पोटेंशियल पे है और दूसरा वाला एंड, राइट हैंड साइड वाला एंड दूसरे पोटेंशियल पे है। सबका लेफ्ट वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और सभी का राइट वाला एंड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा। दे ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। दे ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में होने के कारण अगर आपको 1/r इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन भी 1/dr का ही करना पड़ेगा। एंड इंटीग्रेशन का मतलब हो गया टी डी एक्स ऊपर चला गया और नीचे में रो पाई एक्स रहा। इसमें से टी बाई रो और पाई बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, जिसमें एक्स का लिमिट इनर रेडियस R1 से आउटर रेडियस R2 तक चलेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टी बाई रो इंटू पाई 1/x का इंटीग्रेशन ln x R1 से R2 तक। सो इट इज टी बाई रो इंटू पाई ln R2/R1। तो क्या हम लोग यहाँ से ये मान सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया वो आ गया रो इंटू पाई बाई थिकनेस, रो इंटू पाई बाई थिकनेस, और फिर ln R2/R1। ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो क्रॉसपॉन्डिंग करंट कितना है? जो भी वोल्टेज आ रहा है डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज V नॉट है और यहाँ पे हो गया रो इंटू पाई, और इसमें जो डिवाइड करोगे अल्टीमेटली ऊपर जाएगा T टाइम्स ऑफ ln R2/R1। गौर करो जरा फर्स्ट ऑप्शन पर, V नॉट टी बाई पाई रो ln R2/R1। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहां से आपको ए ऑप्शन मैच करता हुआ दिखा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आउटर सरफेस इज हायर इनर और आउटर पर सरफेस इज लोअर पोटेंशियल। फिर से फिगर पे आइए, ध्यान से समझिए। ये आपका फिगर, जब मेरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन करंट, करंट जा रहा था, करंट का डायरेक्शन देखो। तो क्या हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं? मान लो जैसे हम लोग यहीं पे बात करते हैं, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है तो अक्रॉस दिस सेंटर उस पे लग रहा होगा कोई एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंटर से निकला हुआ लाइन है, उस पे लग रहा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर बाई जो भी रेडियस होगा r। तो इसके मोशन को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर हो। ऐसा बाहर एक जगह नहीं बोल रहे, हम बोल रहे रेडियली आउटवर्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा तभी क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अंदर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाला फेस, इनर फेस, ये वाला अंदर वाला फेस हायर पोटेंशियल पे हो
और बाहर वाला फेस लोअर पोटेंशियल पे हो, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं जिसमें अंदर वाला फेस हायर पोटेंशियल पे और बाहर वाला फेस लोअर पोटेंशियल पे हो। बाहर वाला फेस लोअर पोटेंशियल पे, अंदर वाला फेस हायर, द आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल इनर, तो सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे हो। हम लोग को जो दोनों फेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डिसीजन लेना है। दोनों फेसेस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप पहले ई निकालिए। ई निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में सोचिए। एक छोटे से फिगर में हम आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक तरह से अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास टेंजेंट के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस r, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू QE। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दैट QE इज इक्वल टू m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर बाय r। तो आपके E का वैल्यू हो गया m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर बाय E इंटू R। अब देखो, अगर E मिल गया है तो अंदर वाले फेस और बाहर वाले फेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। इसमें हम लोग के पास है m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर E r डॉट dr, है ना। अब तुम यहाँ पे गौर करो, ये डेल V जो है इसमें m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर और नीचे E, ये तो बाहर है। इंटीग्रेशन है 1/r dr का। आप चाहेंगे तो यहाँ इंटीग्रेट करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं R1 से R2 तक। लेकिन हम जैसे क्वेश्चन पे देखे थे उसमें करंट के साथ रिलेशन दिया होता, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको मिल चुका है। देखिए देखिए, समझिए, तुरंत आ जाएगा। देखिए, जो हमारा डेल वी है आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और क्या आपको याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता I/NEA, निया। इसका मतलब ये करंट के स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना है तो इसको आगे कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। आप उसमें भी और एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को I/NEA से हटा लो, जिसमें आई का वैल्यू भी आप थोड़ी देर पहले निकाले ऊपर, तो उसको भी पुट कर लो। लेकिन उतना इन डेप्थ आपको जाना नहीं है। यहाँ सीधा लिखा हुआ है डी ऑप्शन में कि ड्रिफ्ट जो हमारे इनर और आउटर फेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो करंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो इट इज प्रोपोर्शनल विथ आई स्क्वायर। इट इज प्रोपोर्शनल विथ आई स्क्वायर। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस का हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप आगे पीछे करके अगर कुछ नोट करना होगा, बढ़िया से कहीं छूट गया होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा अपने तरीके से एडजस्ट करके कर लीजिए। लिखा है 21 में, टू मेटालिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब एरिया सेम, लेंथ सेम। रो 1 एंड रो 2 sigma. Sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of these wires respectively, the effective conductivity. मान लीजिए आपके पास दो आइडेंटिकल वायर्स हैं जिनका इक्वल लेंथ होगा, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। लेंथ दोनों का सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम। भाई इसका कंडक्टिविटी है सिग्मा 1, इसका कंडक्टिविटी है सिग्मा 2। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस को लिखें तो जैसे हम लोग लिखते हैं रो इंटू L/A, तो हम लोग रेजिस्टेंस 1 लिखेंगे L/σ1A, और यहाँ रेजिस्टेंस 2 लिखें तो L/σ2A। अब आप दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किए, तो सीरीज में होता क्या है ना कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मानेंगे तो हमको टोटल लेंथ 12 लेना पड़ेगा। तो लेंथ हो गया 12।
यहाँ पे सिग्मा इक्विवेलेंट आप निकालने जा रहे हैं, एरिया तो वही रहेगा। ये हो गया L बाई सिग्मा 1A, और ये L बाई सिग्मा 2A। L बाई ए दोनों तरफ कैंसिल, 2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा 1, 1 बाई सिग्मा 2। तो यहां से अगर तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होगा। बी आंसर दिख रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। लिखा है एन इलेक्ट्रिक केबल ऑफ कॉपर हैज जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 mm, इट्स रेजिस्टेंस इज 14 ओम। वायर का लेंथ है 9 mm, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियस है, उसका रेडियस है, उसका रेडियस है 9 mm और उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम। If this single copper wire of the cable is replaced by 7 identical well-insulated copper wires, each of radius 3 mm, connected in parallel, then the new resistance। मान लीजिए इसका एक रेजिस्टेंस है 14 ओम, ठीक है, 14 ओम। और थोड़ा सा यहाँ पे ये 14 ओम मतलब हो गया रो इंटू एल बाई एरिया, एरिया मतलब हो गया पाई इस रेडियस R1 का स्क्वायर। ठीक है, रहने दो ऐसे। अब अगर हम लोग ऐसे ही 7 वायर्स को पैरेलल में जोड़े लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, फॉर 7 आइडेंटिकल वायर्स, अगर हम पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकाले तो जो भी एक का नया रेजिस्टेंस आएगा डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो एक का रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो इंटू लेंथ तो वही लेना है लेकिन पाई, उसका उसका रेडियस बदल दिया गया, R2 का स्क्वायर और नीचे 7, एंड देन इट कम्स टू बी रो एल बाई पाई, नया रेडियस 3 mm का स्क्वायर है, नीचे 7, और ये पुराना रेडियस था 9 mm, उसका स्क्वायर। अब आप दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दे, तो जो पुराना रेजिस्टेंस था R बाई जो नया आप R इक्विवेलेंट निकाले हैं, तो इसमें आपका हो गया रो एल बाई पाई 9 mm का स्क्वायर, और इसमें हो गया आपका रो एल बाई पाई 3 का स्क्वायर इंटू 7 ऑल्सो। ठीक है, तो इस डाटा को आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये कैपिटल R तो आपका 14 ओम दिया है, ये R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। यहाँ पे रो एल और पाई कैंसिल, ऊपर में 1/9 का स्क्वायर 81, 1/3 का स्क्वायर 9, और साथ में 7। तो क्या ये 7/9 आ रहा है, तो 7/9, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 14 इंटू 9/7। लगभग 18 ओम। ठीक है, देखो जरा, 18 ओम। तो ये आपका कैलकुलेशन डन। आगे बढ़िए नेक्स्ट। लिखा टू इक्वल लेंथ ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर निकल एलॉय वायर, दोनों का लेंथ इक्वल है, चाहे आप आयरन वायर का बोले या कॉपर निकल एलॉय वायर का बोले, लेंथ सेम। इच ऑफ डायमीटर 2 mm, दोनों का डायमीटर भी सेम है। पैरेलल, कनेक्टेड पैरेलल टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 3 ओम है, पैरेलल में जोड़ा गया। दोनों का रेजिस्टिविटी दिया है तो निकालना क्या, व्हाट इक्वल लेंथ, अच्छा लेंथ ही निकालना है। तो क्या हम लोग दोनों के पैरेलल में ऐसा मान सकते हैं कि दैट 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2।
हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। इक्विवेलेंट है 3 ओम। 1/, अगर हम रेजिस्टेंस 1 लिखेंगे तो रो इंटू लेंथ बाई एरिया, एरिया भी दोनों का सेम है, ठीक है, रो 1 प्लस 1/, रो 2 L/A। तो भाई एरिया निकालने के लिए यहाँ पे 2 mm डायमीटर दिया हुआ है, कैलकुलेशन करना है तुमको, एल निकालना है और क्या करना है। L/A को लेफ्ट में भेज दो, L/A को लेफ्ट में भेज दिए, देन इट इज 3 टाइम्स ऑफ 1/रो 1 एंड 1/रो 2। आपको एल निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ से, और क्या, ए को राइट में भेज दिए, 1/रो 1 एंड 1/रो 2। जहाँ एरिया है वहां पे आप πr² लिख लीजिए, और रेडियस के लिए आप डायमीटर से वैल्यू निकाल के रख लीजिए। सब क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। देखिए डायमीटर दिया है तो रेडियस 1 mm हो गया, और दोनों का रेजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर एंड 51 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। याद रखना कि आप यहाँ पे लेंथ को कैसे यूज करते हैं वो ध्यान रखिएगा, खाली यूनिट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही यूनिट लीजिएगा, जैसे आंसर सब मीटर है तो सब यूनिट, जैसे एरिया में भी रेडियस को मीटर में ले लेंगे, यहाँ पे भी इसके यूनिट को मीटर में बदलना, मीटर में जरूर बदल लेना, ठीक है। बस वही एक ट्विस्ट है और कुछ नहीं, लेंथ निकालो आंसर आ जाएगा। आगे देखो 24, a metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length। भाई उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था 3 ओम, मान लो उसका इनिशियल लेंथ भी था एल, लेकिन उसको हम लोग खींच के अपने लेंथ का डबल कर दिए। दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट। अच्छा, तो जब तुम उसको खींच के लेंथ का डबल कर दिए तो तुमको याद है कि जो नया रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर पे, तो अगर लेंथ को डबल किए ना तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, मतलब 12 ओम, ठीक है। द न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड ज्वाइंट टू मेक अ सर्कल। अब आप इस नए वायर को जोड़ जाड़ के एक सर्कल बना दिए, दोनों एंड को जोड़ दिए, मतलब इस सर्कल का पूरा रेजिस्टेंस 12 ओम है। ओके, तैयार रहना। सर्कल मेक्स एन एंगल 60 एट द सेंटर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ये ए है ये बी है। इन दोनों पॉइंट से जब आप सेंटर पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 60। आपको इसके बीच इक्विवेलेंट, अच्छा 60 है, 12, 60 का मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में 360 के हिसाब से डिवाइड हुआ। तो एक ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3, और एक ये मान लेते हैं R4। आखिर मेरा R3 कितना होगा? पूरे 12 ओम को 360 डिग्री से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या ये 2 ओम हो गया? तो R3 जो है वो 2 ओम है, और इसी हिसाब से अगर R4 जाओगे तो वो बचा हुआ 10 ओम है। R4 कितना? पूरा रेजिस्टेंस बाई पूरा एंगल बाई एंगल सबटेंडेड बाई दैट आर्क, तो ये हो गया हम लोग का कितना भाई? 10 ओम। तो अब आप एक चीज ध्यान दो कि आपके पास ये R4 है जो 10 ओम का है, और ये R3 है जो केवल 2 ओम का है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी दे आर इन पैरेलल, वो आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो भाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 बाय रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। पहले देखो, पहले आपके लेंथ को डबल किया गया स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, और फिर उसको एंगल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ा गया। यही तो तरीका है क्वेश्चन को कैसे लेवल में बदला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 31,
लिखा है अ हेयर पिन लाइक शेप एज shown in figure is made by bending a long current carrying wire. What is the magnitude of a magnetic field at point P which lies on the center of the semicircle? अच्छा, इस फिगर को अगर तुम गौर से देखो ना तो इसका तीन हिस्सा कर लो। ये कंडक्टर का एक स्ट्रेट पोर्शन है जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, दूसरा भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, और तीसरा अगर आप यहां से एक लाइन खींच देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये थर्ड वाला सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे सेंटर पे नेट फील्ड निकालते हैं तो 1, 2 और 3 के फील्ड का वेक्टर सम होगा। अगर आप 1 को राइट हैंड में होल्ड करते हैं, कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करते हैं, फिंगर के हिसाब से टर्न लेते हैं, तो 1 का डायरेक्शन अंदर है, 2 का भी डायरेक्शन अंदर है, और 3 का भी डायरेक्शन अंदर है। डायरेक्शन को अपने राइट हैंड से यूज करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक डायरेक्शन आप चेक नहीं कीजिएगा तो वेक्टरली ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है ये तो पता नहीं चलेगा। तो आप B1 और B3 और B2 इन तीनों का डायरेक्शन अपने राइट हैंड से चेक करेगा। स्ट्रेट वायर का तरीका है कि ऐसे होल्ड करना है और फिंगर्स को घुमाना है, और सर्कुलर वायर में हम लोग करंट के हिसाब से अपने फिंगर्स को घुमाते हैं। थंब का जो डायरेक्शन आता है वो दैट इज डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। तीनों निकालिए, अंदर आएगा। 1 और 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है। कंसेप्ट होता है μ0/4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज रेडियस r। ऐसा 1 के लिए भी है और यही चीज 2 के लिए भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई। और 3 जो है वो सेमी सर्कुलर वायर है, तो μ0I/2r, और सेमी सर्कल है तो 180/360, सब एक ही डायरेक्शन में। तो ये भी हो गया μ0I/, नीचे हो गया 4 पाई को 2 से कट कर देते हैं तो 2 पाई आ गया, 2 पाई r, और प्लस μ0I/, यहाँ है 4r। आराम से इसमें कॉमन ले लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, उस हिसाब से आप सोच के किसको कॉमन लेना है। μ0I/2 पाई r को कॉमन ले लो। μ0I/2 पाई r को कॉमन ले लो तो 1 प्लस क्या आएगा, पाई/2, 1 + पाई/2। तो ये अपना हो गया, ऐसे लिखेंगे तो 2 + पाई बाई नीचे 4 पाई। तो ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, ए ऑप्शन इज देयर। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा डायरेक्शन, बस काम हो गया। 32 लिखा चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट लूप। सही है, कोई भी सर्कल में अगर करंट चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो आप उसको करंट मान सकते हैं। A particle of mass m carrying charge q is moving in a plane with speed v under the influence of magnetic field B. The magnetic moment of this moving particle is समझो, इस एनवायरमेंट में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक सर्टेन स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अंडर इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। वो ऐसे घूम रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल के घूमने से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम। इसको आप लिख सकते हैं टाइम की जगह पे टोटल डिस्टेंस कवर 2 पाई r विथ स्पीड v। तो ये हो गया अपना Q v/2 पाई r। ये हो गया करंट, मतलब जो करंट उससे प्रोड्यूस हुआ वो हो गया Q v/2 पाई r। इस करंट के कारण अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट लीजिएगा तो I इंटू एरिया, I में हो गया Q v/2 पाई, और एरिया में हो गया πr²। तो मैग्नेटिक मोमेंट में दोनों पाई कैंसिल, एक आर से आर कटा, तो ये हो गया Q v/1r, और नीचे हो गया 2, Q v/1r और नीचे हो गया 2। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट उस चार्ज पार्टिकल का। लेकिन ऑप्शन में देखो कहीं भी रेडियस नहीं है,
तो सर्कुलर पाथ में रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू एम वी बाई बी क्यू, करेक्ट है ना? r इज इक्वल्स टू एम वी बाई बी क्यू। वेलोसिटी तो है लेकिन रेडियस नहीं है, चार्ज भी नहीं है। रेडियस नहीं है, चार्ज भी नहीं। अच्छा जरा इस r के वैल्यू को इस m में पुट करो। m इज इक्वल्स टू क्यू भी बाई टू, और जहां रेडियस है, जस्ट अ मिनट, जहां रेडियस है उस रेडियस के जगह पे आप पुट कर सकते हैं एम बी बाई बी क्यू। ये क्यू से क्यू कटा, तो आपके इस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ रहा है एम बी स्क्वायर बाई टू बी। एम बी स्क्वायर बाई टू बी, बिल्कुल सही। लेकिन सब में वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब जरा दो वेक्टर देखना। ये मेरा बी वेक्टर एक्सटर्नल है, और यहाँ पे अगर तुम करंट के हिसाब से फिंगर को टर्न करोगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ रहा है। तो अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस बी के डायरेक्शन के साथ कोरिलेट करें, ये बी मेरा एक्सटर्नल बी है, और यहाँ पे जो हमारा फिंगर घूम रहा है उस हिसाब से मेरा एम बाहर आ रहा है। तो एम बी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, उस अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर के लिए हमको यहाँ पे कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। एम वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई बी, और साथ में यहाँ लगेगा बी कैप माइनस, ठीक है? तो ये हो गया माइनस एम वी स्क्वायर बाई बी, और इस बी कैप के लिए लिख सकते हैं वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देन इट कम्स टू बी माइनस एम वी स्क्वायर बी वेक्टर, और नीचे बी का स्क्वायर वेक्टर। अब जरा देखिए कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा वेक्टर फॉर्म के साथ। एम बी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बी बाई बी स्क्वायर, दैट सी ऑप्शन इज देयर, दैट सी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है? तो थोड़ा लास्ट में वेक्टर फॉर्म में एडजस्टमेंट था कि कैसे करना है, उसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 लिखा है, अ वायर ए bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere ठीक है, and radius 2 centimeter. Another wire B also bent in the shape of a arc of a circle carrying a current of 3 ampere having radius 4. The ratio of magnetic field due to wires A and B at the common. देखिए, कोई भी सर्कुलर आर्क के बिफिल्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन, हटा देते हैं, एन का कोई यहाँ जिक्र नहीं, म्यू नॉट आई बाई टू आर थीटा बाई 360, जहाँ थीटा उसका एंगल जो आर्क एंगल सेंटर पे बनता है। तो अगर आप ए लीजिएगा तो वो होगा म्यू नॉट आई बाई टू। आर्क का रेडियस, एक का रेडियस, ए का करंट कितना है 2 एम्पियर। अच्छा रेडियस रहने दो, लिख देंगे अगले लाइन में। क्या अगर ये एंगल 90 कट गया तो ऊपर का एंगल 270 हुआ, 270 बाई 360। तो ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट करंट के जगह पे 2 एम्पियर बाई टू, रेडियस के जगह पे 2 सेंटीमीटर, रहने दो, रेशियो निकालना है। और यहां आ गया हम लोग का 3/4। देन हाउ मच इट इज 6 म्यू नॉट बाई 4, और 4 8, 8 नीचे सेंटीमीटर, रहने दो ऐसे। और यही अगर हम लोग बी वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो म्यू नॉट आई बाई टू, रेडियस बी का लेना है। उसमें देखो ये एंगल 60 है, तो इसका मतलब ऊपर 300 है और नीचे 360। म्यू नॉट उसका करंट हम लोग को 3 एम्पियर लेना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर लेना है। 3 एम्पियर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और यहाँ हो गया 5/6। देन इट इज 15 म्यू नॉट बाई 4 2 8 और 6 48, 48 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है।
ए का और बी के बीफील्ड का रेशियो, ए का बीफील्ड 6 म्यू नॉट बाई 8, और यहाँ पे हो गया 15 म्यू नॉट बाई 48। म्यू नॉट कटा, 8 से 48, 6 बार में 6 ऊपर चला गया, 36/15। 36/15। 36/15, ये तो आया नहीं कुछ। ओहो, यहाँ 16 ना होगा, यहाँ 8 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर होगा। 16 होगा यहाँ, 8 नहीं होगा, 16 होगा। सिक्सटीन। तो 16 से ये कटा 3 टाइम्स, 3। 18/15। 18/15। 18/15। 6/5। दैट डी ऑप्शन इज देयर। तो कैलकुलेशन है, और थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि इतना सारा चीज रहता है, कम समय में करना रहता है। यहीं पे हमसे गलत हो रहा था, देखो 2 2 4 हुआ, और 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 होगा, हम यहाँ केवल 1 2 से मल्टीप्लाई किए थे, गलत। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 34 में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 50 टर्न्स एंड कैरिंग करंट, दिस इज। सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागोन आप सोचें। हेक्सागोन बनाना भाई, यहाँ कोई शेप है नहीं है, बनाना पड़ेगा अपने से। ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। कोई भी एक फेस को आप लेके चले, चलिए हम लोग है ना नीचे वाला फेस को लेके चलते हैं। इसके एंड्स को ऐसे मिला दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस पर। हम लोग सोचेंगे एक फेस के लिए, और वही आंसर मेरे सारे फेसेस के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि दे ऑल आर इन सिमेट्री। और हर किसी के लिए अगर तुम गौर से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हेक्सागोन में पूरा एंगल 60 होता है, तो ये एंगल हम लोग 30 और 30 कर दिए। अच्छा, एज लेंथ इसका जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अगर ये एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होगा कि ये भी है ना 10 सेंटीमीटर ही होता है रेगुलर हेक्सागोन में। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए, वो 10 का cos 30 है। 10 का cos 30, cos 30 इज √3/2, सो इट इज 5√3। किसी भी एक टर्न का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो μ0/4π I/d sin φ1 एंड sin φ2, यही तो कंसेप्ट है। देन इट इज μ0/4π I/d, d में 5√3 सेंटीमीटर, बाद में देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा हम लोगों का 2 × 1/2, तो ये 1 हो गया। सो इट इज μ0/4π, आई का डाटा भी ऊपर मेंशन है, μ0I/π इन यूनिट ऑफ एंड कैरिंग करंट I एम्पियर इन यूनिट ऑफ μ0I/π। ऐसे छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, आई, ये आई रहा आई। नीचे 5√3, याद रखना सेंटीमीटर है, बाद में
चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा। ऐसे ही मेरे पास 6 टर्न, और 6 टर्न के मैग्नेटिक फील्ड को तुम देखोगे तो सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ रहा, सब सब 6 6 6। तो अगर हम बी फील्ड अभी लिखे तो 6 × B1, 6 × μ0/4 पाई I/5√3 सेंटीमीटर, करेक्ट ना। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि हमारे पास टोटल 50 टर्न है। जस्ट अ मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें 50 टर्न्स दिया हुआ है, तो केवल एक टर्न में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए। अगर आप 50 टर्न्स लेंगे तो जो आपका फाइनल बी नेट बनेगा वो जो भी आपका एक टर्न का आया मल्टीप्लाइड विथ 50, तो एक टर्न का आपका आया है 6 μ0/4 पाई, आई को एक साथ रहने दो, 1/5√3 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻²। अब ये मीटर हो गया, और मल्टीप्लाइड विथ 50, देन μ0I/4 पाई को बाहर कर लो क्योंकि इसी के टर्म में बताना है। अब देखो 6 × 50 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 5√3, μ0I/4 पाई, μ0I/4 पाई। तो ये 5 से ये कट गया भाई 10 बार में, ये हो गया 6000 नीचे √3। थोड़ा देखो तो आंसर कैसे लिखना है। μ0I/पाई के टर्म में लिखना है, μ0I/पाई के टर्म में, μ0I/पाई के टर्म में। मतलब ये 4 से भी हम लोग इसको कट कर सकते हैं। ये 4 से अगर आप इसको कट किए तो ये 1500 हो गया। देन इट इज μ0I/पाई 1500/√3। √3 से 1500 को अगर हम लोग कट करें, क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा, अब आंसर एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सब हो रहा है। 15 × 100 नीचे √3, क्या ये 500 μ0I/पाई, क्या ये 500√3 आया? 500√3 तो ये 500√3 आएगा। 500√3 है कुछ? यस, सी ऑप्शन इज देयर, 500√3। तो लास्ट में जो लंबा चल रहा था वो केवल कैलकुलेशन था, बाकी आपका कंसेप्ट आपके पास है। एक टर्न का निकाल लिए, फिर उसको पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी एक ब्रांच का निकाल लिए, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई किए तो एक टर्न का आ गया, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 में लिखा है एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस r on its axis. Solenoid has n turns per unit length and carries a current of I. The electron gun shoot an electron along the radius of the solenoid with speed v. If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value. सबसे पहले तो ये समझो कि solenoid के अंदर b field का फॉर्मूला है μ0 Ni। अब देखो मान लो कि ये मेरा solenoid का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये उसका एक्सिस है। एक्सिस में अगर आप रेडियस के अलॉन्ग में किसी भी इलेक्ट्रॉन को फायर कीजिएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा? इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है ना, इस फोर्स की वजह से ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो इतना छोटा सर्कल और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो और बड़ा सर्कल, और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो ये मैक्सिमम सर्कल यहां तक होना चाहिए, तब वो सरफेस को हिट नहीं करेगा। मतलब ये उसका मैक्सिमम डायमीटर हो कि वो सरफेस से हिट ना करे।
अगर मैक्सिमम डायमीटर ये है तो रेडियस मैक्सिमम कितना होगा? जो मेरे सॉलिनॉइड का रेडियस है बाई 2, जो मेरे सॉलिनॉइड का ये रेडियस किसका है? ये रेडियस है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड बाई 2 के बराबर होगा। अब यहीं से हम लोगों को करना, कैलकुलेशन करना है, इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी लिखना है। तो रेडियस आर इज इक्वल्स टू एम भी बाई बी क्यू होता है। तो आप अगर यहां पर रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू ले तो आपको वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और नीचे है बी क्यू। तो जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आया वो है बी क्यू रेडियस मैक्सिमम बाई एम। बी की जगह पुट कर दिए म्यू नॉट एन आई, ये रहा क्यू, ये हो गया आर बाई 2, और नीचे है एम। सो इट इज म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 2m, म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 2m, म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 2m। बी ऑप्शन इज देयर, म्यू नॉट एन आई क्यू आर बाई 2m। क्यू के जगह पे ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये था कंसेप्ट, ध्यान रखना है। 36 लिखा है, अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी एम एन डी सी is shown in figure carrying current I. AB and BC parts are straight, long, and at right angle at D. Form and this of the radius R. आपको क्या बताना है? आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क। अच्छा, पहले तो थोड़ा फिगर समझो। इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो मेरे ए बी वायर का ये वाला एंड तो इन्फिनिटी पे है, ये वाला इन्फिनिटी तक गया, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। और परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल बना हुआ है, परपेंडिकुलर के साथ जो लोअर एंड का एंगल बना हुआ है, ये एंगल है 45 डिग्री। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें दोनों एंगल का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक ही है। दोनों एंगल का यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये एंगल भी 45 है और दूसरा एंगल 90 भी इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। अब आइए रुकिए, और फिर यहां से इधर भी निकलेगा एक लाइन। देखिए हम तीन पोर्शन लिखते हैं, एक वन, ये दूसरा स्ट्रेट, और ये तीसरा सर्कुलर। याद रखना कि अगर हम लोग नेट बी फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमको 1, 2 और 3 इन तीनों को लेके चलना है। 1, 2 और 3 इंडिविजुअली अगर हम 1 निकाले तो मेरे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी sin φ1 प्लस sin φ2। रिमेंबर दिस कि φ1 और φ2 अपोजिट में जब रहता है, जैसे हम एक छोटा सा फिगर बना के आपको रिकॉल करा दें, इसमें करंट आई जा रहा था, यही था ना, डेरिवेशन यही था ना। अगर मेरा φ1 है एंटी क्लॉकवाइज और φ2 है क्लॉकवाइज, तब आप ये यूज करते हैं। लेकिन अभी मेरे फर्स्ट नंबर के वायर के लिए दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एंगल एक ही तरफ घूमने वाला है। आई डी के जगह पे रेडियस लिख लेते हैं आर।
अगर दोनों एक तरफ है तो एक में अगर हम -45 पुट करेंगे तो हम दूसरे में 90 पुट करेंगे, या एक में अगर हम +45 पुट करते हैं तो दूसरे में -90 पुट करते हैं। ध्यान रखना इस बात। तो यहां पे मेरे 1 का बी फील्ड आया μ0/4 I/r, दिस इज -1/√2 एंड +1, रहने दो ऐसे ही। और डायरेक्शन देख लो तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर है, बोर्ड मतलब सामने। अगर आप 2 के लिए लेंगे तो 2 का दोनों एंगल ठीक अपोजिट सेंस में है। यहाँ पे 2 में 2 कैसे है ना कि ये है वायर, यहाँ है पॉइंट, यहां से डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो एक एंगल इधर होगा 45, तो एक एंगल इधर होगा 90। ठीक है, अपोजिट सेंस में। तो अपोजिट सेंस के हिसाब से सोचो। तो अगर आप 2 का बिफिल्ड लिखते हैं तो स्ट्रेट वायर की तरफ μ0/4 I/d के जगह पे r हो गया, एक हो गया अपना sin 45 और एक हो गया sin 90। देन इट इज μ0/4 I/r sin 45 1/√2 sin 91। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि ये अगर अंदर था 1, अगर अंदर था तो 2 क्या है, बाहर है, 2 बाहर है। अब आइए 3 मतलब सर्कुलर टर्न, और उस सर्कल के सेंटर का सीधा फील्ड आप लिख सकते हैं, दिस इज μ0 Ni/2r। और ये कैसा है, तो इसका डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड का यूज कीजिए, एंड दिस इज आउटवर्ड, बाहर है, ये बाहर है। तो देखो 1 का फील्ड अंदर है, 2 का फील्ड बाहर है, 3 का फील्ड बाहर है, इन तीनों का रिजल्टेंट सोचना होगा। तो जब आप यहाँ पे बी नेट लिख रहे हैं तो 1 का फील्ड अंदर है, 2 का फील्ड बाहर है, 3 का फील्ड बाहर है। ठीक है, तीनों का डाटा पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए बारी बारी से, जरूर 100% आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तीनों डाटा आपके सामने हम एक एक करके निकाल दिए हैं, तो कंप्लीट कीजिएगा खुद से। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है थिन रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। द रिंग रोटेट, चार्ज है, उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रिंग रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 40 पाई रेडियन पर सेकेंड about its axis perpendicular to its plane if the magnetic field at its center is, अगर magnetic field center पे मेंशन है 3.8 into 10 to the power -9 टेस्ला, then the charge carried by the ring, आपको चार्ज का वैल्यू बताना है। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और ये सर्कुलर रिंग इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन रिंग के साथ घूमते हुए करंट जनरेट कर रहा है, एंड दिस इज Q/T। क्या हम इसको लिख सकते हैं Q और T की जगह लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का डाटा दिया है। देन इट इज Q इंटू ओमेगा/2π, दिस इज करंट। अगर ये करंट है तो जो हमारे सेंटर पे विफिल्ड जनरेट हो रहा है वो हो रहा है μ0I/2r। तो आप यहाँ पे B लिखें, ये रहा μ0, जहां I है वहां आप लिखे Q ओमेगा/2π, और नीचे है 2r। आप याद रखिए यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है और आपको Q का वैल्यू निकालना है, सारा डाटा दिया हुआ है, Q का वैल्यू निकालना है, बस ये जो सेंटीमीटर में है इसको आप मीटर में बदल लीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। 38 देखा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। खुद से बनाओ।
6 सेंटीमीटर के लिए यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख लो, सबसे पहले ये डी निकाल लो। अगर ये टोटल हम लोगों का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप ये थीटा निकाल लो। ठीक है, देन यूज द फॉर्मूला कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा साइन थीटा। आराम से डाटा पुट करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, खुद से कर सकते। 39. The magnitude of the magnetic field at the center of an equilateral triangle loop of side 1 meter, which is carrying a current of 10 एम्पियर। तो आपके पास है एक इस तरह का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में करंट घूम रहा है ऐसे। तो बस ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एज लेंथ साइड का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, और करंट भी आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है 10 एम्पियर। आपको इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम उस सेंट्रॉइड को बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको दिखा सके सब कुछ। ठीक है, चलो अब किसी एक पोर्शन पे काम करो। टोटल एंगल 120 है, तो यहाँ पे इधर का एंगल 60 और ये एंगल 60 बनेगा। सही है। अब ये आधा है, अगर पूरा 1 मीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर है। ये एंगल 60 है तो डी निकलेगा, होगा ना। ठीक है, इधर का एंगल 60 है, ये हाइपोटेनस है, तो आखिर परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन है। तो आप सबसे पहले यूज करेंगे कि tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में आएगा 50 सेंटीमीटर और नीचे आएगा डी। तो आपके डी का वैल्यू हो गया 50 बाई tan 60। tan 60 का मतलब है √3, तो आपके डी का वैल्यू हो गया 50/√3। ये डी आ गया, डन। एंगल मिल गया 60/60। ये हमारे पास डी आ गया, एंगल मिल गया 60/60। तो किसी भी एक ब्रांच का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी और साइन 60 प्लस साइन 60। आराम से डी का डाटा पुट करो, एक मिल गया। और ऐसे ही तुम्हारे तीनों ब्रांच के कारण इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इस ब्रांच के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पकड़ के होल्ड करके देखोगे ना, तो वो अंदर आ रहा, अंदर। इसके कारण भी अंदर आ रहा, तीसरे के कारण भी अंदर आ रहा है। तो अगर आप बी नेट सेंटर पे लेंगे तो वो 3 गुना आएगा इस B1 का। छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए, डाटा सब अवेलेबल है, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, समझने वाली बात है सब, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन। 40 लिखा, एज सोन इन फिगर two infinitely long identical wires are bent by 90 and placed in such a way that the segment LP and QM are along the x-axis, while segment PS and QN are parallel to the y-axis. If OP and OQ equals to 4 centimeter and the magnitude of magnetic field at O is 10 to the power minus 4 Tesla, and the two wires carrying equal current, the magnitude of the current in each wire and the direction of magnetic field। वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या कीजिए ना, सेक्शन का नाम लिख लीजिए 1 2, ये 3 और 4। गौर कीजिए कि अगर आपको इस O पॉइंट पे बी नेट चाहिए तो आपका 1 2 3 और 4 चारों के बी फील्ड को जोड़ना है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो O पॉइंट जो है वो 1 और 3 के लाइन ऑफ एक्शन पे आता है। तो लाइन ऑफ एक्शन पे आने के कारण 1 और 3 का विफिल्ड तो 0 0 खत्म हो गया। तो ओवरऑल जो अभी आपको सोचना है वो 2 और 4 के लिए सोचना है। 2 एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसके एक एंड पे O पॉइंट है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का कंसेप्ट हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डिस्टेंस। डायरेक्शन देख लो, 2 के कारण जब आप उसको होल्ड कीजिएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, बिल्कुल अंदर आएगा। अब आइए 4 इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। अब 4 को भी होल्ड करो तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगा।
भाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप भी जब बी नेट लिख रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I/D। आपको निकालना क्या है, आई का वैल्यू निकालना है। बी फील्ड दिया हुआ है, बी फील्ड कितना दिया हुआ है, बी फील्ड कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। 10⁻⁻⁴ टेस्ला टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷ आई, ये है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻²। सॉल्व करके आई निकाल दो। अब बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर है कि बाहर। दोनों क्रॉस क्रॉस अंदर आया है, तो इनटू द पेज में से कुछ होगा। अब चाहे 20 हो कि 40 हो, कैलकुलेशन बताएगा। ठीक है, कर लीजिए, ऑप्शन टिक कीजिएगा खुद से।